अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। दोहा में एक परपोर्टेड टॉक्स थी, उसका राउंड कंक्लूड हुआ है। अगेन पॉजिटिव प्रोग्रेस क्लेम किया जा रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स बार बार आ रही हैं। और वो अब आ रही हैं $6 बिलियन फ्रोजन फंड जो हैं उससे मतलब। एक्सियोस और इजरायली मीडिया ने ऑफिशियली कोट किया है अमेरिकन ऑफिशियल्स को कहते हुए कि ये अकाउंट नहीं सेटल होगा, और ऐसा कोई अकाउंट सेटल नहीं हुआ। और ये बात जो है वो ईरान की तरफ से झूठी कही जा रही है। ये अब एक 100 प्लस डेज़ की जो जंग हो चुकी हुई है, इसके अंदर जो एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक नज़र आया कि दो कॉन्ट्रोडिक्टरी ट्रैक्स चल रहे हैं, अमेरिकन क्लेम्स और ईरानियन क्लेम्स के। और फिर उनकी लेयर्स हैं, एक ऑफिशियल लेवल पे क्लेम है, फिर इनसाइडर सो कॉल्ड, जैसे कि कोई करीब तरीन जो लोग होते हैं वो कोई किसी इंटरव्यू में जाके कोई बात कह देते हैं। फिर एक रूमर्स की बिल्कुल लेयर है जहाँ पे ट्विटर के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर वो लोग जो एक्सपर्ट्स हैं जियो पॉलिटिक्स के, ताल्लुक़ वाले लोग हैं, रवाबित वाले लोग हैं, किसी के पास चिड़िया आ जाती है, वो एक रूमर मिल क्रिएट करते हैं। और इस सारे के थ्रू छांटी करके एक तो हम आपके पास खबर लेके आते हैं, बट जनरली अवाम एक कोशिश करती है कि यार ये हो क्या रहा है। हकीकत कुछ ऐसे है कि ईरान के लिए जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट है वो एक कैच 22 बन गया। वो उसकी जुगरा देखिए ना, ईरान को जब हम कह रहे हैं कि ईरान के अंदर इस वक़्त पोटेंशियल है कि वो 4th लार्जेस्ट पोल बन सकता है पावर का दुनिया के अंदर, यानी अमेरिका, चीन, रूस के बाद। जब ये हम कहते हैं कि ईरान खित्ते की राइज़िंग पावर है, जबकि उसकी बनिस्बत पिछले 20 सालों में राइज़िंग पावर इसराइल था। जो आस्ता-आस्ता गल्फ़ ममालिक के ऊपर और अरब रेजीम्स के ऊपर अपनी छाप उसने वो लगा ली थी। अमेरिका की मिलिट्री माइट के थ्रू, डिप्लोमेसी के थ्रू, एस्पिनाज के थ्रू और इकोनॉमिक जैसे आप कह लें वॉरफेयर के थ्रू, और उसने डोमिनेट करना शुरू कर दिया गल्फ़ ममालिक को। उस राइज़िंग पावर का फ्लिप होना और ईरान का उसको रिप्लेस करना कि मैं खित्ते की राइज़िंग पावर हूँ, मैं इस खित्ते का अन्नदाता बनूँगा। और ज़ाहिर-सी बात है, ईरान अभी अगर पलटता है तो वो इसलिए पलटता है कि उसमें ताकत नहीं है, और वो फिर 2 महीने 3 महीने बाद फिर झपट के वापस आना चाहता है। ये वो बात होती है ना एक राइज़िंग पावर की, कि वो मौका देख के अपना वो देखते हुए कि मौका मिलता है तो वो ईरान पीछे नहीं हटने वाला इस चीज़ से, एज़ ऑफ नाउ जिस पे हम बात करते हैं। वो क्या फैक्टर है जिसने ईरान को इन ग्लोबल पावर्स की उसकी फ़हरिस्त के करीब भी लाया? अभी मैं कहता दाखिल हो गई है, लेकिन करीब क्या ला रहा है? ना मिलिट्री माइट है, ना इकोनॉमिक को प्रोग्रेस है, ना कोई टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी है। मिक्स एंड मैच है बाकी सारे फैक्टर्स का भी, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। बट हकीकत यह है कि ईरान ने अपनी ज्योग्राफिकल लेवरेजिंग परफेक्टली इस्तेमाल किया। वो कैसे किया कि ईरान, अभी मैं ईरान को नहीं कोट करता, मैं हॉर्मुज़ की जब बात करता हूँ कि ईरान ने हॉर्मुज़, बाब-अल मंदब, 2 बड़े जो गुज़रगाहें हैं, जो अड्डे हैं, जो एक ग्लोबल ऑयल मार्केट का एक बड़ा हिस्सा है, कम से कम निस्फ़ है उसका। वो उसने अपने बराह रास्त कंट्रोल के ज़रिए हॉर्मुज़ के अंदर और बाब-अल मंदब के अंदर हूथियों के ज़रिए रेड सी के अंदर कंट्रोल एक मेंटेन किया हुआ है। उसके अलावा एक स्ट्रिंग ऑफ प्रॉक्सीज़ है जो अगेन ज्योग्राफिकल ही एंटिटी के एतबार से उसकी अहमियत को बढ़ाते हैं। हिज़्बुल्लाह अगर स्पेस में हो, मून पे बैठी हुई हो, या हिज़्बुल्लाह अगर मिसाल तौर पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका, चलो हॉर्न ऑफ अफ्रीका फिर एक अहम जगह है, साउथ अफ्रीका की दुम पे बैठी हो, या कहीं साउथ अमेरिका के किसी दुम पे बैठी हो, तो वो उसकी अहमियत वो नहीं रहती। उनका एहतराम वगैरह वो अलग बात है कि आपको मज़हबी एहतराम है उनके लिए, लेकिन उसकी अहमियत जो एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बनती है, वो उसकी फ़िज़िकल लोकेशन है साउथ लेबनान के अंदर। लटानी रिवर और उसके दरमियान एक वो दीवार है, फ्रेश वाटर सोर्स के लिए इज़राइल के लिए, ये एक ही बात हो गई। इसी तरह अगर हूथियों की बात करें तो उनकी न्यूसेंस वैल्यू बहुत शानदार है, वो बड़े अच्छे फाइटर्स हैं, वो बहुत काबिल होंगे मैदान जंग के अंदर, लेकिन बुनियादी उनकी हकीकत ये है कि वो बाबल मंदब के ऊपर बैठे हुए हैं, वो दुनिया की एक बहुत बड़ी गुजरगाह के ऊपर बैठे हुए हैं, वो गल्फ़ और यूरोप के लिए एक तरह से मिडल ईस्ट के लिए लाइफलाइन पे बैठे हुए हैं। तो ये उनकी न्यूसेंस वैल्यू और अहमियत को एक स्टेज से एक और ही लेवल पे ले जाती है। और इसी तरह ईरान है जो फिज़िकली खुद एंटिटी है, वो हॉर्मुज़ के ऊपर काब्ज़ा है, राइज है, और बहुत लंबी पट्टी है उसके पास पर्शियन गल्फ़ की। ऐसे नहीं कि छोटी-मोटी पट्टी है, बहुत लंबी पट्टी है। तो लंबी पट्टी का मतलब है कि उसको सिक्योर करना प्रैक्टिकली एक फ़ॉरेन पावर के लिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इस ज़मीन में मैं जेडी वैंस साहब को कोट करना चाहूँगा। वो कहते हैं कि ईरान की डील जो है हमारी एमओयू, ये सिर्फ़ लेवरेज है। ये कोई पीस डील नहीं है। क्यों? क्योंकि अमेरिकन पॉलिटिशियंस के लिए साबित करना कि हम पावरफुल हैं, हम गालिब हैं दुनिया के ऊपर, हम गारंटी करते हैं दुनिया की गुज़रगाहों को, ये उनकी पॉलिटिक्स का इंटरनेशनल लेवल पे हिस्सा है। और डोमेस्टिक लेवल पे यानी अमेरिका के लेवल पे उनके लिए ज़रूरी है दिखाना कि हमने ईरान को, यानी जेडी वैंस खिलाफ था इस जंग के, और उसकी सारी पोस्चरिंग ये थी कि मैं इस जंग के एंटी हूँ, लेकिन चूंकि मेरे प्रेसिडेंट ने ये किया, मैं साथ देता हूँ इसके अंदर, और मैं नेगोशिएटर बनूंगा, और उसने अपना
इस्लामाबाद टॉक्स सॉर्ट ऑफ उसका बेबी माना जाते हैं कि वो इसको लीड कर रहा है और दोहा भी जा रहा है और ये कर रहा है। इवन दो दोहा में बाय द वे जो प्रिंसिपल्स हैं हर मुल्क के, वो आपस में एक कमरे में नहीं बैठे, उन्होंने अवॉइड किया एक दूसरे को। यानी ये ईरानियन फॉरेन मिनिस्ट्री के लोग जेरड कुशनर और विटकॉफ को मिले नहीं हैं, ये लोग अलग कमरों में पैगाम दे देते थे एक दूसरे को। जेडी वैंस ने कहा कि ये लेवरेज है, डोमेस्टिकली ये बड़ा ज़रूरी होता है कि अमेरिकन वोटर को ज़रा सी भिनक भी आ जाए कि आप अमेरिका के सिवा किसी के सखे हैं या आप ईरानियन लोगों का कोई दर्द रखते हैं, तो वो बेसिकली चीर फाड़ देंगे जेडी वैंस को। और प्लस जो डोनर क्लास है वो तो है ही है। उसने कहा ये लेवरेज है, हम ईरान के ख़िलाफ़ लेवरेज कर रहे हैं इसको, ये अमन का मायदा नहीं। क्यों? क्योंकि हम दुनिया की वर्ल्ड की ऑयल इकोनॉमी को रीफ़िल करना चाहते हैं। जैसे दुनिया की ऑयल इकोनॉमी का जो गल्ला है उसमें थोड़ा तेल कम पड़ गया था, तो हम सिर्फ चाह रहे हैं कि तेल की आमदोरफ्त चलती रहे। इस ज़िमन में मैं एक और बड़ी ख़तरनाक बात करता हूँ कि तेल की ट्रांजैक्शन किस चीज़ के अंदर हो रही है? कोई अंदाज़ा है साथ साहब? डॉलर में हो रही है ना। सो अमेरिका बाएं हाथ से भी जीतता है, दाएं हाथ से भी जीतता है। उसकी अब सिर्फ एक ख्वाहिश है कि मैं साबित कर दूं कि मैं गारंटर हूं मूवमेंट का, यानी आमद रफ्त का, माल की मूवमेंट का। आपने उसकी रिफ्लेक्शन भी देखी कि जो इस पास्ट वीकेंड झड़प हुई अमेरिका और ईरान के दरमियान, जिसकी वजह से दोहा टॉक्स जो है वो जल्दी ट्रिगर हो गई हैं, वो जल्दी वो ज़रा स्पीड अप हो गई कि जल्दी जल्दी करो, कि बुनियादी तौर पे सिंगापुर की एक वेसल को रादर देन कि ईरान के सामने से गुजरने वाली लेन से गुजारा जाए, उन्होंने उसको ओमान से गुजरने वाली लेन, कि देखें ना 2 सी लेन्स वहाँ मगर बनती हैं, तो उन्होंने ऐसा एक रास्ता, किनारा कश सा रास्ता बनाने की कोशिश की जो ओमान के साहिल से गुजरते हुए सामान निकाल ले, और अमेरिकन ने उसको गारंटी दी। ईरानियंस ने उसको बड़े इफेक्टिवली ड्रोन से हिट किया, और फिर अमेरिकन ने जवाब में ईरान की ड्रोन फैक्ट्रीज को हिट किया कि देखो अब टिट फॉर टैट है, हमारा तुमने वो किया है। क्यों? अगर इसमें ओवरऑल ईरान फिर भी गालिब निकलता है, बिकॉज ईरान ने यह साबित किया सिंगापुर को, एशियन मार्केट को, ग्लोबल मार्केट को, कि अमेरिका नहीं गारंटी कर सकता तुम्हारी गुजरगाह, मैं इसमें एक हिस्सेदार हूँ। ग्लोबल मूवमेंट जो कि पहले गारंटीड थी अमेरिका की मिलिट्री माइट से, अब उसमें इस जोग्राफिया में मैं भी उसका एक अहम जुज़ हूँ, और बल्कि मैं ही हूँ उसका अहम जुज़। और फिर एक सानवी लेवल पे ओमान आता है इसके अंदर। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी उसके अंदर नोट करने वाली। और फिर जेडी वैंस ने वो माइकल नोल्स के प्रोग्राम में ये एक और बात रिवील की कि बड़ी ये दिल थाम के सुनने वाली बात है। द पॉइंट ऑफ द स्टॉपिंग द वॉर वॉज टू रिफिल द वर्ल्ड्स ऑयल इकोनॉमी एंड देन टू सी वेयर द हैंड इज़। हैंड से मुराद अगली बाजी या अगली चाल क्या बनती है। बुनियादी तौर पे उसने एक तो एडमिट किया इसके अंदर कि ईरान के ख़िलाफ़ बराह रास्त मिलिट्री ऑप्शन जो है वो इस हद तक लिमिटेड थी कि वो इतना डैमेज कर सकती है और वो ये अचीव कर सकती है। लेकिन उसके बाद जो अगली प्रोटोकॉल ट्रिगर हुई कि ईरान ने तेल का रास्ता रोक दिया, उसको मिटिगेट करने के लिए हमने अमन कायम कर दिया, बिकॉज उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम दुनिया की ऑयल फ्लो को बरकरार रखें। लेकिन हम ये नहीं कर रहे इस बुनियाद पे कि हमने ईरान के साथ मुस्तकिल अमन कायम करना है। नॉट एट ऑल। अमेरिका के अंदर कोई आपको लीडरशिप के अंदर ऐसी नहीं मिलेगी जो ईरान में रजीम चेंज नहीं करनी चाहती। शाज़ व नाज़िर मिलेगा, और उसकी इतनी कोई अहमियत ही नहीं होगी कि वो कोई डिसीजन मेकर बन के सामने आए। ये सिर्फ इसलिए कि क्योंकि हमने बुनियादी तौर पे देखना है कि हम क्या और कब और कैसे कर सकते हैं। एक जनरल कीथ केलॉग हैं, ये बड़े मशहूर हैं, आपने शायद देखे हो, मैयत सी लगते हैं ये इजरायली लॉबी के बहुत बड़े सरगना हैं, और ये टीवी पे फॉक्स न्यूज़ पे ख़ास तौर पे आते होते हैं, और उन्होंने साफ अल्फाज में कह दिया है कि यूएस फोर्सेस को मिलिट्री ऑपरेशंस करने होंगे दोबारा, कि वो ईरान की एनर्जी लाइफलाइन को कट ऑफ करें और वो ईरान के खार्ग आइलैंड को टेक ओवर करें, और हम विलिंग हैं कि हम अमेरिकन सोल्जर्स को सैक्रिफाइस करें इसके अंदर। ये दोबारा उसी लॉजिक पे लाना चाह रहे हैं इस वक्त जो ओपिनियन मेकर्स हैं अमेरिका के अंदर, कि एस्केलेशन ट्रैप वाली लॉजिक ये कि जवान कत्ल होंगे, हमारे जहाज़ गिरेंगे, लोगों का दिल पक्का होएगा, वो और सख्त होंगे, वो कहेंगे जंग और सख्ती से करो, और फिर वो उस एस्केलेशन ट्रैप की वो डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाएगी और फिर जंग रुक नहीं सकेगी। लेकिन जो जेडी वैंस ने बात रिवील की है उसके अंदर एक और बड़ी छुपी हुई बात है। उसने कहा है कि जी, 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 सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। बस जी क्या करें, आपकी दुआएँ हैं, बड़ा अच्छा रहता है। नहीं, नहीं, नहीं सर, नहीं, 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 हेलो, हम सरकारी गवर्नमेंट के अपेंस नहीं करते। नहीं, नहीं, नहीं गाइस, बात ये है कि सरकार देती है बहुत सारे पैसे। मसला ये है कि हम ले नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमने सरकार की करनी होती है तनकीद, हमने आपको कोशिश करनी होती है बताने की सच। तो उसके लिए हम क्या करें?
दुकान तो चलानी है, एसी भी बंद करना पड़ गया क्योंकि लाइट की फ्लक्चुएशन हो रही है, स्टेबलाइज़र भी ख़रीदने हैं, तो इसके लिए आप लोग हमारी मदद करते हैं। 3000 की सब्सक्रिप्शन वो वाहिद चीज़ है जो हमें अलाउ करती है रन करने के लिए। हमारे मैट्रिक्स के मेंबर्स जो इस ग्रुप में हैं उनको डेली की 2 से 3 वीडियोस मिलती हैं एक्सक्लूसिव टॉपिक्स पे जो किसी और के पास नहीं जाती। तो भाई अगर आप चाहते हैं हम सरकार को बिक जाएँ तो इशारा कर दें, नहीं तो 3000 की सब्सक्रिप्शन खरीद लें। शुक्रिया। कि लॉन्ग टर्म बिहेवियर चेंज हमें चाहिए होगा ईरान की मैनेजमेंट की तरफ से, ईरान की लीडरशिप की तरफ से, तो फिर कोई लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट बन सकती है। शॉर्ट टर्म के अंदर मैंने बता दिया कि हम सिर्फ देख रहे हैं कि चाल अगली बनती क्या है। इस ज़िमन में अब जेडी वैंस की मैंने ओरिजिनल कोट आपको दिया था, इसके जवाब में मैं आपको ईरान के गालिबाफ साहब का कोट देता हूँ। ये प्रिंसिपल नेगोशिएटर्स में से हैं, चीफ नेगोशिएटर हैं और पार्लियामेंट के स्पीकर ऑफ द हाउस जिस तरह होते हैं हमारे यहाँ, मोहम्मद बाकर गाली, बागर उनका नाम है बट बाकर जिस तरह हम कहते हैं, बाकर गालिबाफ। इन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा हॉर्मुज इज़ वैल्यूएबल व्हेन ट्रैफिक इट इंक्रीजेस डे बाय डे, नॉट डिक्रीजेस। ईरान शुड नॉट टर्न द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगेंस्ट आवर सेल्व्स। और ये उन्होंने जवाब दिया आईआरजीसी के जो हार्ड लाइनर्स हैं, जो मजहबी और फौज के अंदर सख्त लोग हैं, कहते हैं हमने बदला लेना है, हमने लड़ाई जारी रखनी है। वो कहते हैं कि हॉर्मुज की अहमियत जो है वो इसी बुनियाद पे है कि हॉर्मुज से ट्रैफिक बढ़े और माल की निकासी हो तो ईरान अमीर होता है, और दूसरा कि ये लेवरेजिंग जो हमारी है ये कहीं हमारे ख़िलाफ़ ही ना चलने लगे, ये दो धारी तलवार ना बन जाए। ये बहुत बड़ी टोनल शिफ्ट है, टोन की चेंज है, और कुछ हकीकत इससे ज़ाहिर होती है। और इस ज़िम्मे में मैं ज़िक्र भी करना चाहूँगा कि गालिबाफ साहब का प्रोग्राम टेलीविज़न पे होते होते मिड स्टेटमेंट लाइव कट ऑफ कर दिया गया। बाद में कहेंगे टेक्निकल फॉल्ट थी, ये था वो था, लेकिन हकीकत ये है कि आईआरजीसी और मजहबी तबके और जो सिविल साइड पे जो प्रिंसिपल लीडरशिप है, पिज़ेशकियान, गालिबा और ये कैरेक्टर सारे जो हैं, मैंने बार बार कहा था कि इनके दरमियान फ्रिक्शन है। हम जंग स्टार्ट में याद रिपोर्टिंग कर रहे थे कि ये लोग इतनी अहमियत नहीं रखते, अब इनसे इतना ना होए। जो कोर है ईरानियन सोसाइटी का, आईआरजीसी और मजहबी तबका, वो नाराज़ है। ज़ाहिर बात है, आपने उनके लीडर को कत्ल कर दिया, पहले दिन में असैसिनेट कर दिया। जो मजहबी पेशवा हैं उनके, जो तमाम सियासी अमूर के ऊपर वो फायज़ हैं, तो वो उनकी आपने पोप को बेसिकली जाके किल किया, आपने बेसिकली पोप को असैसिनेट किया। तो वो कहेंगे हाँ ठीक है यार चलो सुलह होगी। ऐसे नहीं होता दुनिया के अंदर। ये मजहबी सिम्बल्स, इंडिविजुअल्स, इदारे, मसाजिद, इबादत गाहें, इनकी बहुत अहमियत होती है सिम्बॉलिक, और वो सिम्बॉलिक वैल्यू समझना बहुत ज़रूरी होती है लोगों के लिए। गालिबाफ साहब वगैरह, इन लोगों का डर क्या है सिविल लीडरशिप का, कि कहीं हमारी जोग्राफियाई अहमियत कट ऑफ कर दी जाए तो हमारे पल्ले तो फिर कुछ नहीं रहेगा। और ये दो स्टेजेस में मैंने स्टार्ट में बयान की, एक हॉर्मुज और बाबल मंदब, और तीसरा जोग्राफियाई स्ट्रेटिजिकली प्लेस्ड प्रॉक्सीज और एलाइज, यानी हजबुल्ला और हुथीज वगैरह। इराक के अंदर क्या हुआ है पिछले 73 घंटों के अंदर, आपने नोट किया? अमेरिकन ने बड़े कामयाबी के साथ जो शिया मलेशियाज हैं उन पे सिविल गवर्नमेंट के ज़रिए, जो एक ज़माने में वो सिविल गवर्नमेंट जो ईरान के मातहत होती थी, ईरान के ताबे होती थी, ईरान ने उनके ज़रिए एज ए नेटो एलाए सुन्नी सदाम की रजीम को ख़त्म किया। सुन्नी तो नहीं, खैर बातिस रजीम थी, सदाम इत्तेफाक से सुन्नी था, और सुन्नी मोहल्लों पे, इलाक़ों पे कब्ज़े किए, मज़ालिम ढाए, ये हुआ ना सब इराक़ में। वही हुकूमत आज उन्हीं शिया मलिशियास के ऊपर जो ईरान की प्रॉक्सी बनते थे वहाँ पे बहुत शदीद क्रैकडाउन और बड़ा स्विफ्ट क्रैकडाउन कर रही है। इराक में क्रैकडाउन होता है, लेबनान की हुकूमत डायरेक्ट डीलिंग बनाती है किसके साथ? इसराइल के साथ, और उनको ओपन चैलेंज दे देती है हिजबुल्लाह को कि जब तक हिजबुल्लाह डिसआर्म नहीं होगा कोई मसला नहीं है, इसराइल कैन स्टे इन द साउथ लेबनान। और उस डील से क्या होता है कि डिसआर्मिंग कर रही होगी लेबनीज़ गवर्नमेंट कि हम हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं। अब वो सलाहियत रखते नहीं है कि वो हिजबुल्लाह को डिसआर्म कर सकें। लेबनीज़ गवर्नमेंट से ज़्यादा, स्टैंडिंग आर्मी से ज़्यादा तगड़ी हिजबुल्लाह है। तो वो कहेंगे ठीक है, ये आए हुए साउथ लेबनान में, तो ये हमारे यहाँ के पार्टनर्स बन के पुलिसिंग करने में हमारी हेल्प करें, यानी कि इसराइलीज़। एक तरफ वो डील होगी, और एक तरफ आपने नोट किया होगा कि अरब के साउथ में, सऊदी अरेबिया के साउदर्न एरिया में, सऊदी अरेबिया ने जो कबायली हैं, जो यमनी यानी जो कौमियत, यानी जो क्रॉस मैच कौमियत रखते हैं, कुछ साउथ ऑफ अरेबिया बेसिकली यमन का इलाका, ये सेम एथनिक ग्रुप्स हैं, सेम ज़ुबानें बोलते हैं, उनके कबाइल को मोबिलाइज़ किया है, जिसमें गल्फ़ की बहुत इंटरेस्ट है कि यमन से, क्योंकि आप देखें कि जब बाबल मंदब, जब हॉर्मुज़ बंद हुआ तो सऊदियों ने और इमरातियों ने और गल्फ़ वालों ने क्या किया? उन्होंने, सऊदियों की स्पेसिफिकली बात करते हैं, उन्होंने पाइपलाइंस के वो बिछाए हुए थे जो रीडायरेक्ट करके माल को
हॉर्मुज़ की साइड से सऊदी अरेबिया की दूसरी जानिब यम्बू और जद्दा, आपने यम्बू का नाम भी देखा होगा, आया था खबरों में, मैंने भी सुन के सोचा कि बड़ा फ़नी सा नाम है, बट वो पोर्ट है बड़ा मशहूर उनका। वो जद्दा की साइड पे उन्होंने वो मूव किया, और वो ऑयल जब इस तरफ मूव किया तो बाबल मंदब उस वक़्त अमन में था, क्योंकि देखिए ना सऊदी अरेबिया आपके ज़हन में इस तरह अरब आ गए जज़ीरा, यहाँ अगर हॉर्मुज़ है तो इस तरफ से वो बाबल मंदब के ज़रिए ले आएँगे। तो बाबल मंदब को मेक श्योर करना कि वो एक दोबारा एक हॉर्मुज़ सिचुएशन नहीं बनती, तो हूथियों को एंगेज करना पड़ेगा। हूथियों को एंगेज करके सिर्फ स्टेलमेट पे भी ले आया जाए, तो क्योंकि हूथी एक बाकायदा प्रॉक्सी नहीं है, लोग तसव्वुर करते हैं वो हैं, नहीं, इराक की फोर्सेस प्रॉक्सी हैं, जो शिया मिलिशियाज़ वहाँ पे हैं, या अश्तशाबी टाइप के। लेकिन हूथीज़ एक इंडिपेंडेंट फोर्स हैं, जिनके अपने आइडियाज़ और पॉलिटिकल अज़ाइम हैं। वो ईरान के साथ इन टैंडम चलते हैं एज़ एलाइज़, बट वो उसके ताबे नहीं हैं। लेकिन अगर इफ़ दे आर कन्फ्रंटेड कि अरब से उनके खिलाफ कबायली एक गुरिल्ला वॉर शुरू हो जाती है, अरब सऊदी अरेबिया की जानिब से, उन कबाइल की तरफ से जिनको बैक कर रही है सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट, ये गल्फ़ की रजीम्स, तो फिर तो हूथी गए, दे विल बी इंगेज्ड, दे विल बी बिजी। तो वो फिर ये गारंटी नहीं कर सकते कि हम बाबल मंदब के अंदर एक न्यूसेंस वैल्यू अपनी बरकरार रखें। तो लेबनान में हिज़्बुल्लाह, यमन में हूथी, इराक के अंदर हश्द शाबी और उसके मुख्तलिफ जो लिवाई ज़ैनब और ये बड़े मुख्तलिफ नामों से ना वो छोटी छोटी जमातें, ग्रुप्स और गैंग्स हैं, जो सॉर्ट वो सबसे बराह रास्त प्रॉक्सी हैं। फिर उसके बाद हिज़्बुल्लाह है, और लास्ट में हूथी आते हैं, कि जिनके प्रॉक्सी रिश्ता कहाँ ख़त्म होता है और एलाय वाला कहाँ शुरू होता है, उस एतबार से अगर देखा जाए। तो ये बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक मूव्स हो रही हैं। एक तो ओमान वाली साइड से किनारा करके निकल आना पानियों से, रादर देन ईरान वाली साइड पे जाया जाए, यानी शिपिंग लेन्स होती हैं ना, लेन्स बनी होती हैं हाईवे टाइप की, ये एक बड़ा बड़ा ख़तरनाक हथकंडा है। दूसरा तीसरा के तमाम प्रॉक्सियों के खिलाफ अगर कार्रवाई शुरू हो जाए, ये पूरी एक ट्रेजेक्ट्री और फिल्म आपके ज़हन में बनती है कि ईरान की जोग्राफियाई लेवरेज, चाहे मिलिशियस की शक्ल में हो, प्रॉक्सीज की शक्ल में, चाहे हॉर्मुज़ की शक्ल में हो, वो अब उसका टाइम जो है वो अप होने को करीब है। और सिविल लीडरशिप को खौफ ये है कि हम एक वन ट्रिक पोनी है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं वन ट्रिक पोनी। वो घोड़ा जो एक ही करतब करके दिखा सकता है, वो एक नहीं, दो नहीं, 3 बारी 4 बारी जब आप देखते हो तो 5वीं 6ठी बार उसका मालिक भी बोर हो जाता है, तमाशबीनी करने वाले, देखने वाले भी बोर हो जाते हैं कि यार अब कोई और करके कुछ दिखाओ। तो वो मुराद इससे ये ईरान को डिस्पैरेज करना नहीं है, बट मुराद है कि जितनी सलाहियत थी उनके अंदर उन्होंने सारी लगा ली। तो अब ये ख़तरा है कि अगर कोई टेंजिबल डील नहीं बनती तो ये सारा मामला, लेकिन अगर एक टेंजिबल डील बनती है और इराक और यमन और लेबनान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती है, तब भी ईरान फंसता है। तो ये बड़ा ख़तरनाक कैच 22 है। मजहबी तबका या IRGC के पास जो आइडिया है कि इज़राइल के ख़िलाफ़ सस्टेन्ड वायलेंस की जाए और गल्फ़ के ख़िलाफ़, वो शायद फिर कुछ कामयाबी का उसमें आंसर है, और वो कामयाबी भी फिर बड़ी कामयाबी मिलेगी ईरान को। लेकिन दूसरे एंड पे तो मुझे सिर्फ मौत नज़र आती है। अगर वो इत्तेफाक कर लेते हैं इस MOU पे, और इसी तरह ठीक-ठाक चलती रहती है कि हर 2-3 हफ्ते बाद, हर 48-72 घंटे बाद हल्की-फुल्की चीट-हाँ हो जाती है, और यमन में और लेबनान में और इराक में अमेरिकन बैक्ड या गल्फ़ बैक्ड या इसराइल बैक्ड कार्रवाइयाँ जारी रहती हैं, तो फिर ईरान की पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल लेवरेजिंग क्या रह जाएगी। तो ये बहुत बारीक नुक्ते हैं जो गालिबाफ साहब ने आइडेंटिफाई किए हैं, और ये इस वक्त सबसे हॉटली कंटेस्टेड मसला है पूरे ईरान के अंदर। इस यमन के अंदर बड़े, मैं कहता हूँ किसी फिल्म में ही कोई स्क्रिप्ट लिख सकता है। वैसे बॉलीवुड फिल्मों में नहीं, जब अक्सर उन्होंने मुसलमानों के मोहल्लों में कोई सीन दिखाना होता है तो मुहर्रम के सीन दिखा देते हैं, या कोई ताज़िया या कोई जनाजा निकल रहा होता है, तो इस तरफ वो, मतलब ऐसी में एक अजीब सी बात है, बट बेयर विद मी प्लीज़, कि वो फिल्मी टाइप सीन है कि वो आयतुल्ला खामनेई का जनाजा हो रहा है, यहाँ से अब एक तरफ से शहबाज शरीफ जा रहा है, क्या मोदी आएगा कि नहीं आएगा? शहबाज शरीफ साहब तो कन्फर्म हो गया, मोदी आएगा कि नहीं आएगा, कितने वर्ल्ड लीडर्स आएंगे, 2-4 दिन के अंदर ही सारा ये है। और वहाँ पूरा ये सीन बन रहा है, और एक तरफ एक पार्लियामेंट है इन क्राइसिस, और एक फ़ौज है जो, यानी पूरी एक फिल्म है। मतलब मैंने ऐसे कहूँगा कोई लिख नहीं सकता ये फिल्म। तो ये दिस इज़ नॉट अ लाइट थिंग जो हमारे हाथों पे है, ठीक है? बिकॉज अमेरिकन को क्यों सूट करता है? हॉर्मुज़ 6 महीने ख़राब रहता है, साल ख़राब रहता है, ईरान की बदमाशी जारी रहती है, अमेरिकन दबाए जाते हैं, इसराइली दबाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हो रहा है? ईस्ट एशिया और यूरोप, दोनों अमेरिका के वैसल्स हैं, दोनों अमेरिका की ताबेदारी के अंदर चले हैं वर्ल्ड वॉर 2 से लेकर अब तक, ठीक है ना, इन सम वे शेप फॉर्म अनदर। जब एम्पायर अपने अखीर के करीब आता है ना, तो वो क्या करता है कि जो उसके ताबेदार वैसल्स होते हैं, फिर वो उनकी तरफ रुख करता है और उनके ऊपर चढ़ दौड़ता है, उनके माल को लूटने, उनकी ख़जाने को लूटने, उन पे कब्जा करने के लिए, और उनको स्क्वीज़ करता है।
यूक्रेन की जंग उसकी सबसे बड़ी अलामत थी। ये फिर मेरे सामने खबर रखी हुई है कि 70+ मिसाइल, 500 के करीब ड्रोन और 13 जो हैं वो कत्ल कर दिए हैं। ये कीव को हिट किया है रशिया ने, इतना बड़ा हिट किया रशिया ने। ठीक है, क्यों किया? क्योंकि यूक्रेन ने पहली बड़ी कार्रवाई की। जैसे MOU आया 48 घंटे के बाद यूक्रेन ने इतनी बड़ी कार्रवाई कर दी। इसराइल का क्या इंटरेस्ट है यूक्रेन के अंदर? वही इंटरेस्ट है जो अमेरिका का है कि ईस्टर्न यूरोप में रशिया की जंग पखी रहे, बाबल मंदब और हॉर्मुज से तेल रुका रहा है, और यूरोप और ईस्ट एशिया यानी साउथ कोरिया, जापान वगैरह गंदे होते रहे। वो गंदे होंगे तो क्या होगा? वो और ताबेदारी और गुलामी के अंदर अमेरिका की दाखिल होंगे, टेक्नोलॉजिकली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली। और तब जब वो अपना बिल्कुल पर्पस सर्व कर चुके होंगे, अपनी यूजफुलनेस से बिल्कुल आउटलास्ट कर चुके होंगे, तब अमेरिका उन पर चढ़ दौड़ेगा। ये एक बड़ी ब्रूटल बदमाशी होती है एम्पायर की, और बिल्कुल रोमन एम्पायर टाइप ही कर रहा है अमेरिका। अपने वेसल्स की तरफ अब मुड़ रहा है, उनको स्क्वीज कर रहा है। उसको तो मजे ही मजे। अमेरिका अमेरिका मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाता, लोगों को समझ नहीं आता। एनर्जी, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक और अपने जियो पोलिटिकल इन्फ्लुएंस के अतबार से वाकई में बेनज़ीर है। इट इज़ विदाउट एग्जाम्पल, बेमिसल है, बेनज़ीर है, नायाब है। मैं क्या किस ज़ुबान में बोलूँ? वो जो जजीरा है ना, पूरा साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, वो अंदाता है वहाँ पे। कोई और मुल्क नहीं है पूरी दुनिया में जो अपने पूरे खत्ते में अंदाता हो, और इतने बड़े खत्ते में, यानी आधे हेमिस्फीयर के ऊपर। नंबर एक। नंबर दो, मिलिट्री टेक्नोलॉजी, वो तो पूरी तफसील है। और तीसरा, जो उसके ऑयल, गैस, नेचुरल रिसोर्सेज, उसका सबसे बड़ा घर दुनिया में कोई अरब मुल्क नहीं, कुछ, वो अलास्का है। वो अलास्का है, वो कनाडा है। द मोस्ट रिसोर्स रिच प्लेस ऑन प्लेनेट अर्थ, गज़ा के अतबार से, मादनियात के अतबार से, यू नेम इट, उसके पास सब कुछ है। सो और उसके पास एक गुलाम लेबर फोर्स है H1B वीज़ा की। चाहे तो इंडिया से मंगवा लो, चाहे तो मेक्सिको से मंगवा लो। बादाम के, एवोकाडो के, स्ट्रॉबेरी के खेत, उसके हल जुतवाने हो तो वेनेजुएला और बोलीविया से। उसके पास गुलाम है। उसके पास पूरा एक स्लेवरी का मैकेनिज्म है, जो हम फ़ख्र के तौर पे, तमगे के तौर पे पहनते हैं कि मेरे पास अमेरिकन वर्क वीज़ा है। हमारे यहाँ तो फ़खरिया, उधर ही पता है, मालिक की निशानी कोई पहनी जाए, वो मालिक कोई चीज़ दे दे, कोई कोई सैश या कोई शॉल या कोई टाई, तो फिर वो पहन के गुलाम तो फ़ख्र ही महसूस करता है। तो वो यूरोप को एक्चुअली स्क्वीज़ कर रहा है, वो ईस्ट एशिया को एक्चुअली स्क्वीज़ कर रहा है। अफ्रीका को कोई स्क्वीज़ नहीं कर रहा, बिकॉज अफ्रीका को सिर्फ स्टार्व कर रहे हैं साहब। वो कहते हैं जाए खसमानू खाए, बाढ़ में जाए। उनको तो इंसान ही नहीं मानते यूरोपियंस और अमेरिकन। ये सारा किया धरा जो है ना, बुनियादी तौर पे ये यूरोप के हाथों के कमाए हुए गुनाह है, जो वो इस्तेमारी अपने ज़माने से 16वीं 17वीं सदी से करता आ रहा है। ये वो गुनाह है जो उसने कमाए हैं, जो आज उसके सिर के ऊपर आके रूस बैठा हुआ है। चीन उसकी मार्केट छीन गया सारी की सारी, और उसको अफ्रीका और पता नहीं कहाँ कहाँ दूर दूर इलाकों से लोग मंगवाने पड़ रहे हैं कि आओ हमारे मुल्कों को आबाद करो। क्यों? क्योंकि वहाँ एक नस्ल तैयार हो गई है जो न शादी करती है, न बच्चा पैदा करती है, न काम करती है, न जॉब करती है, न फैक्ट्री है कोई, न कोई दुकान है जहाँ पे वो खड़ी हो जाए जाके। वो सारा दिन बैठ के पोर्नोग्राफी देखते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं, क्लबों में नाचते हैं, क्रेडिट ले ले के बर्गर पिज़्ज़े खाते हैं और जुआ खेलते हैं। मेरे ख्याल में मैंने इतने जुए के अड्डे बनी आदम की तारीख में नहीं होंगे जो इस वक्त डिजिटली मौजूद हैं पूरी दुनिया में, और यूरोपी और मगरबी अवाम सबसे ज़्यादा उनकी मदा है। ये वो खौफनाक सूरत हाल है जिसके अंदर हम इसको डील कर रहे हैं। अब पाकिस्तान इसके अंदर क्या निकालता है? जनाजे पे जा रहा है हमारा मुल्क, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ खुद रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उसके बाद वो तुर्की जाएंगे। हकीकत ये है कि ईरान एक लेगेसी है, उसने 25-30 साल देखे हैं अंडर द सन। हेलो मतलब क्या हाल है? 25-30 साल अंडर द सन देखे हैं, वॉर एंड टेरर के ज़माने में ख़ास तौर पे उसका अरूज आया। अब वो उस पर कोस्ट करना चाह रहा है। हमें उसकी कोर्ट टेल्स पे भी बैठना है, थोड़ा सा उसके साथ भी कोस्ट करना है, लेकिन हमें बुनियादी तौर पे तुर्की, मिस्र, सऊदी अरेबिया, इन मुल्कों के साथ अपनी एक जगह बनानी है, और हमें नज़र भी आ रही है अब वो। बहरहाल मैं इसको अभी पूरी तरह तफसील में नहीं जाता, अभी वो मज़ा ख़राब हो जाएगा, इसका काफ़ी लंबा हो गया प्रोग्राम। लेकिन ये एक पूरी दास्तान हमारे सामने है। जाते जाते साथ में, अब क्योंकि ये भी रेगुलर प्रोग्राम बन गया हमारा हिस्सा इसका, कि हम किसी न किसी एक जोकर का जिक्र करते हैं। पिछले दिनों कल हमने अंकल बशीर की बात की थी, परसों हमने वो फिल्म है चौहान की बात की थी गालबन। तो चे से चौहान, तो चे से ये हमारे सुनील शेट्टी साहब, आप सब जानते होंगे। ये इनकी एक रील है, मुझे साथ ने भेजी है, ये मैंने देखी है, आप इसको देख भी सकते हैं। थोड़ा सा स्निपेट प्ले भी कर सकते हैं आप, स्निपेट ही प्ले कीजिए, ज़्यादा ना कीजिएगा। कि सुनील शेट्टी साहब लेट टू द गेम एज ऑलवेज, हिंदुत्व की चाटुकारता कहते हैं इसको हिंदी में,
यानी बूट चाटना, चाटुकारिता के अंदर अब वो खुद आ गए हैं और वो जो है वो सुनिए। एक हमारे सुनील भाई हैं, वो देखो कितने शरीफ आदमी है, फुटबॉल साइन कर करके बच्चों को दे रहे हैं। और एक इनके सुनील भाई हैं, इनके सुनील भाई जो है वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरी पोती, मतलब बंदा सफ़ेद रीश आदमी, नाती पोती वाले आदमी हो यार, कोई शर्म कर लो, कि उन्होंने भगवान की तरह जो श्राइन होता है ना घर में, वो डेटी की तरह बना के मोदी की तस्वीर लगाई हुई है। और उसको वो जो प्रसाद होता है, यानी पाक कोई शगुन जिसको कहते हैं, कोई पाक चीज़ चखने वाली कोई मिठाई जो पेश की जाती है देवता के सामने, गॉड के सामने, उसको पेश करके वो जैसे मसनूई तौर पे जाली लड्डू भी खिलाती है मोदी जी की तस्वीर को। तो आम तौर पे पाकिस्तान के स्कूलों में, दुनिया के स्कूलों में मोदी जी की तस्वीर दिखा के बच्चों को बैड टच के बारे में सिखाया जाता है। लेकिन उन्होंने अपनी नाती पोती के सामने ये रख के, वैसे मैं होता तो मैं उनको कहता कि मोदी जी इशारा करके ना कि दीज आर माय प्राइवेट पार्ट्स, प्राइवेट। एनीवेज, तो ये इसमें छठी है, बचपन में इनकी फिल्में देखी थी तब भी हंसते थे, बॉलीवुड अभी आज भी हंसते हैं। नहीं, वो में से एक चे वॉच हमने शुरू किया था सुनील भाई का, तो वो तो सुनील सुनील भाई अच्छे हैं, अच्छा प्रोग्राम करते हैं, लेकिन कार इंस्पेक्शन का रेट बहुत देते हैं। चले हाँ।